अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स का। ये हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट थे जेडी वाटसन एंड एफ एच सी क्रिक, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर डीएनए। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था। इनका क्या मॉडल था? दे प्रपोज्ड अ 3D secondary structure of DNA. They suggested that DNA molecule consists of two polynucleotide chains twisted around about a common axis and run in opposite directions to form a right-handed helix structure. आपका दो रिंग होते हैं, दोनों रिंग क्या होते हैं आपके जो है अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, और उनके अंदर क्या होता है बेस पेयरिंग करता है। इसका पूरा आप लिख लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू चेन्स आर ज्वाइंड बाय स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? यहाँ पर एक रूल होता है कि हमारा एक बेस है एडेनिन विल पेयर विद ओनली थायमिन। यहाँ पे एक किसका है सिंबल एडेनिन का, पेयर विद थायमिन। और क्या इसमें दो बॉन्ड ड्रॉ किए हैं, मीनिंग क्या है इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब ए और टी का पेयरिंग होता है बेस पेयरिंग, तो क्या होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक है हमारा सी हमारा साइटोसिन है, किस टाइप का बेस है पिरिमिडिन। ये पेयर करता है ग्वानिन से। ग्वानिन क्या था हमारा प्यूरिन बेस था। तो हमेशा कैसा बनेगा इसमें, यहाँ बनते 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। फिर क्या होता है द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन विल बी इक्वल एंड सो इज टोटल अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन इज आल्सो इक्वल। और क्या है द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स। ये हमारा है प्यूरिन्स ए और जी था ना, PUAG के याद करने का तरीका। PUAG और प्यूरिन्स हमारा है ये दोनों आपका पिरिमिडिन्स है, साइटोसिन प्लस थायमिन, दोनों का टोटल अमाउंट बराबर होता है। अरेंज कैसे होते हैं? अप्रोक्सीमेटली देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स in one turn of each strand and backbone consisting of 2 deoxyribose and phosphate units of each nucleotide lies outside. इसमें होता क्या है देखो, बैकबोन जो हमारा होता है वो लाई करता है आउटसाइड पे और हेलिक्स के स्ट्रक्चर पर, और नाइट्रोजन बेस कहाँ पर होता है सेंटर में ऑफ द हेलिक्स। फिर क्या होता है जीसी के साथ पेयरिंग होता है, और जीसी का मीनिंग क्या है ग्वानिन और साइटोसिन का पेयर होता है दैट इज मोर स्टेबल देन द AT पेयर। इसका रीजन क्या है, जब G और C पेयर करते हैं तो क्या होता है यहाँ बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर A और T पेयर करता है तो क्या बनता है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो अगर हम बोलते हैं CG जो बेस पेयर होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू AT पेयर। रीजन क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चीज को डिसाइड करते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। फिर अगला है DNA हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड एज वेल एज लेफ्ट हैंडेड। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर के लिए। आरएनए क्या होता है, आरएनए आपका है सिंगल स्ट्रैंडेड एंड समटाइम इट कैन फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू परफॉर्म टू बिकम डबल हेलिक्स। यहाँ पर 3 टाइप के हमारे आते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स, और उन तीनों का हुआ डिफरेंट फंक्शंस। कौन से होते हैं? एक का mRNA का मीनिंग क्या है, M फॉर मैसेंजर आरएनए। एक है tRNA, T होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आपका rRNA का मीनिंग क्या है राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे M मैसेंजर, T ट्रांसफर और R राइबोसोमल आरएनए। तो ये हमारा हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब उसका बेस पेयरिंग को दिखा नहीं रहा हूँ, डायग्राम बहुत बड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स सिंपल है वैसे तो। ये आपको याद करना पहले पॉइंट क्या है, उतना स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा भी नहीं कि कितना स्ट्रक्चर। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल अमाउंट आपका बेस होता है प्यूरिन्स का और पिरिमिडिन्स का बराबर होता है। साथ में हम बोल सकते हैं इसमें जो बेस पेयरिंग होता है उस समय A और T का बेस पेयरिंग होगा हमेशा 2 बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। C और G का जब होता है बेस पेयरिंग तो बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। C और G में क्या है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A और T में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, आरएनए आपका 3 टाइप का है। अब हम लास्ट लेंगे यहाँ पे पॉइंट, बायोलॉजिकल रोल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, एक आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्चुअली फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हैं कि पहले यूज करते थे कि क्रिमिनल्स में
कोई क्राइम किसी ने किया है तो उसका फिंगरप्रिंट लेते थे, और फिंगरप्रिंट लेने के बाद कौन सा क्रिमिनल है उसको फिंगरप्रिंट को मैच करते थे। उसके बाद हम पता करते थे कि हाँ ये हमारा जो क्रिमिनल ये हो सकता है। लेकिन अब क्या है, रिसेंट जो आपका डेवलपमेंट होते गए हैं उसमें क्या है कि फिंगरप्रिंट कैन बी चेंज्ड, फिंगरप्रिंट कैन बी चेंज ऑफ द पर्सन्स बाय डिफरेंट टेक्निक्स। आपका ग्लव्स लोग पहन लेते हैं या और भी तरीके होते हैं फिंगरप्रिंट को चेंज करने के लिए। बाय डिफरेंट सर्जरी टेक्निक्स फिंगरप्रिंट कैन बी अल्टर्ड। लेकिन क्या होता है, तो हमारे पास एक नया टेक्निक आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, हर एक सेल के अंदर सेम टाइप का डीएनए होता है। अब उतने सारे सेल का डीएनए को चेंज करना अभी तक जितना हमने स्टडी या डेवलपमेंट हुआ है साइंस के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, अगर तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका जो है डिफरेंट रोल्स क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, किसी भी आपका जो सीक्वेंस होगा बेसिस का इज यूनिक फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसी भी हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो बेस का सीक्वेंस सेम होता है, फिक्स होता है और सब में सेम होगा सब सेल के अंदर, तो उसी को हम जो यूनिक सीक्वेंस होगा बेस का उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड इट कांट बी अल्टर्ड बाय एनी नोन ट्रीटमेंट। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फॉरेंसिक लैब फॉर फॉरेंसिक लैबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अगला होता है टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अगला जैसे कि मान लो किसी का बच्चा कोई ले गया उठा के, तो कैसे पता करेंगे किसका बच्चा है, तो अब उसका सिंपल तरीका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे, जिससे मैच करेगा वो बच्चा उसका हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। फिर होता है टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एक्सीडेंट समटाइम बाय, भगवान ना करे कभी ऐसा हो किसी का अगर एक्सीडेंट होता है, और क्या होता है डेड बॉडीज अगर मिलती हैं, कई बार इतना हालत खराब होता है डेड बॉडीज का कि पता करना मुश्किल होता है किसका डेड बॉडी है। उस केस में हम फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज करते हैं, उसका हम फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं आइदर विद द पेरेंट्स और विद द चिल्ड्रन। फैमिली मेंबर्स में जो आपके पेरेंट या चिल्ड्रन होंगे उनसे फिंगरप्रिंटिंग मैच करते हैं पता करने के कि डेड बॉडी किसका है। तो ये होता है टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एक्सीडेंट्स बाय मैचिंग विद द पेरेंट और चिल्ड्रन, किसी से मैच कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रिराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये हमारे मेन आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस। अगला आता है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का। तो इसमें आपका देखो डीएनए हमारा क्या है, डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास करने का काम पूरा होता है डीएनए का। और क्या होता है, ये हम बोलते हैं एक तरह से आपका रिजर्व होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, रिजर्व होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए। और क्या है इसका, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब हमारे बहुत सालों पहले से एक जो हर एक बंदे का या किसी को हो सकता है ऑर्गेनिज्म का या डिफरेंट उसका स्पीसीज का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेंटेन करता है कौन, डीएनए की हेल्प से ही मेंटेन होता रहा है इतने सालों से। फिर क्या है, डीएनए कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल आपका डिवीजन करता है तो उसमें डीएनए क्या होता है, सेम ट्रांसफर होता है, डिवीजन के बाद भी क्या हुआ इक्वल सेम टाइप का डीएनए ट्रांसफर हुआ डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये है कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसफर्ड टू द डॉटर सेल्स। तो इससे क्या होता है, सेल्स सभी एक टाइप के ही बनेंगे, इसलिए हर एक सेल के अंदर क्या हुआ सेम टाइप का डीएनए होता है। फिर है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स, बट इसका जो इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में बताया कि हाँ ये हमको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन पास करता है आरएनए को, और आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इंफॉर्मेशन लेकिन आपको रहता है कहाँ पर है, डीएनए के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, उसका ये पार्ट था न्यूक्लिक एसिड से खत्म होता है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बायोमोलिक्यूल्स। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे। देखो आपका जो डीएनए आपका आरएनए पर बोर्ड, अगर बोर्ड के लिए आपका स्पेशली है और नीट और जेईई मेन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एडवांस के लिए कोर्स में हमारा डीएनए आरएनए या आपका न्यूक्लिक एसिड पोर्शन नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए, बोर्ड में तो आपको देना सबको ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर खत्म है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर के लिए।
Now we take some question practice on this topic biomolecules. यहाँ पर पॉसिबिलिटी होता है क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन पूछने का, तो मैं आपको यहाँ पहले मैचिंग क्वेश्चन करा दे रहा हूँ डायरेक्टली। एग्जाम में क्वेश्चन स्टेट पूछ लेगा कि आपको इसको ऑप्शन आपको मिलते हैं कि मैच करना है कॉलम को 1 2 को, तो वहाँ पर आपको कोड मिलेगा मैच करने वाला। नॉर्मली वहाँ पे होता है सिंगल कोड मैचिंग होता है एग्जाम के अंदर कि ए का पी या आर, फिर क्यू का एस, या जो भी आपका आएगा। बट आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर एक से अधिक ऑप्शंस आपके मैच कर सकते हैं राइट साइड वाले कॉलम से लेफ्ट साइड वाले कॉलम के। तो आप इन क्वेश्चन को सोचिए। 4 क्वेश्चन दिए पहले स्टार्टिंग में 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक करिए। ठीक है, आप वीडियो क्वेश्चन नोट करो पहले। आई होप आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे और ट्राई कर लिए होंगे। अब आते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट पर। देखिए सोल्यूशन पार्ट में क्या है, पहला जो क्वेश्चन हमको दिया है मैच द कॉलम में, कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहाँ पे कंपाउंड है सेलुलोज, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे लिपिड्स है, यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड्स। अब डिफरेंट क्लास है कंपाउंड्स का, और यहाँ पर आपको मैच करना है। कॉलम्स 2 में पी दिया है पॉलीमर, कंटेन्स नाइट्रोजन, स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस, और आपका लास्ट दिया है एस्टर। तो क्या क्या मैच करेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन में सारे ही बिट को चेक करना पड़ता है कि हमको ए को चेक करना पड़ेगा पी क्यू आर एस सब में किससे मैच हो सकता है। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे पी क्यू आर एस में, इसको चेक करेंगे पी क्यू आर एस में, इसको चेक करेंगे पी क्यू आर एस में। तो हमको एक एक बिट को सभी बिट से चेक मैच करना पड़ता है, उसके बाद हम आंसर को चूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेलुलोज के बारे में। इट इज ए पॉलीमर, यस इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो हमारा ए के लिए ऑप्शन पी करेक्ट होगा। अब कंटेन्स नाइट्रोजन, नो, ग्लूकोज में कोई आपका नाइट्रोजन नहीं है तो ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस, नो, आपके ह्यूमन में स्टोर होगा फूड एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन होता है, वो तो नहीं हो सकता इसमें। और क्या है, एस्टर नहीं, इसमें होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मींस ईथर लिंकेज होता है, तो इसमें ईथर लिंकेज नहीं होता है, एस्टर नहीं है, तो खाली इसमें आंसर रहेगा पी ओनली। अब आते हैं बी, प्रोटीन, प्रोटीन भी पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, तो इसका पी रहेगा। फिर आता है कंटेन्स नाइट्रोजन, अल्फा अमीनो एसिड्स, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन होगा, तो इसका क्यू भी रहेगा। बाकी रह गया स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस, नो, ये प्रोटीन होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एस्टर नहीं, आपका लिंकेज होता है अमाइड लिंकेज, नॉट एस्टर लिंकेज। अगला है लिपिड्स, तो लिपिड में क्या क्या आता है, पॉलीमर, आपके लिपिड आपका पॉलीमर किसके होते हैं, पॉलीमर नहीं, आपका लिपिड आपका जैसे हम बोल सकते हैं ट्राइग्लिसराइड होते हैं ग्लिसरॉल के, एस्टर होते हैं हायर फैटी एसिड के, तो इसका तो पॉलीमर नहीं है। कंटेन्स नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन है। आपका ट्राइग्लिसराइड होते हैं मींस ग्लिसरॉल प्लस हमारे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका एस्टर होता है, तो ये भी नहीं है। स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन, यस, लिपिड्स के फॉर्म में बॉडी फूड को स्टोर करता है, तो इसका आर रहेगा। एस्टर, यस। ग्लिसरॉल, जब क्या होता है हम लिपिड को करते हैं हाइड्रोलाइज, तो मिलता है ग्लिसरॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये एस्टर बॉन्ड होता है इसके अंदर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ये क्या होते हैं, इसका हम मैच करते हैं। पहला दिया है पॉलीमर, यस, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो इसका ऑप्शन ए मैच करेगा। अगला है कंटेन्स नाइट्रोजन, यस, क्या क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, हो गया उसमें नाइट्रोजन, तो क्यू भी रहेगा इसके अंदर। स्टोर्ड फूड, नो, दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एस्टर, नो। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक्स मैच का आंसर्स। यहाँ पे एग्जाम में आपको सिंगल बिट मिलता है या फिर कोड मिलता है, आपको कोड को मैच करना पड़ता है, मैंने कोड आपको यहाँ पर नहीं दिया है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना। यहाँ माल्टोज है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे है इनवर्ट शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, और अगला है इसका डाइसैकेराइड। तो आपको मैच करना है, यहाँ भी हम सेम तरीका अप्लाई करते हैं। पहले हम मैच करते हैं माल्टोज को, माल्टोज क्या है, इनवर्ट शुगर, नो, रिड्यूसिंग शुगर, यस, ये आपका एक डाइसैकेराइड होता है माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हाइड्रोलाइज करने पर, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसका क्यू रहेगा। फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस, क्यू आर,
और फिर डाइसैकेराइड, यस इट इज डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 2 यूनिट होते हैं इसके अंदर। इसका स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है माल्टोज का कि इसमें एक हेमी एसिटल OH फ्री होता है, जिसकी वजह से माल्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगला है सुक्रोज, इनवर्ट शुगर, पी इसका मैच करेगा। होता क्या है कि जब हमारा सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद क्या होता है मिक्सचर में, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पहले क्या होता है हमारा शुगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है सुक्रोज, जब रिएक्शन पूरा होता है तो क्या बनता है मिक्सचर अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का, और वो मिक्सचर कैसा होता है लीवर रोटेटरी, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का साइन पॉजिटिव है बट वैल्यू कम है, प्लस 52.5 के आसपास होता है। और जो हमारा फ्रक्टोज बनता है उसका अल्फा नॉट वैल्यू होता है -92 के आसपास होता है। तो अमाउंट बराबर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन नेगेटिव वैल्यू बड़ा है फ्रक्टोज का, पॉजिटिव वैल्यू ग्लूकोज से। इसलिए क्या होता है मिक्सचर इज लीवर रोटेटरी नेचर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और जो शुगर बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो इसका हमारा पी रह गया। अगला आता है रिड्यूसिंग शुगर, नो डाइसैकेराइड। आपका 3 हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। 2 होते हैं रिड्यूसिंग, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यस होता है इसके अंदर, अल्फा बीटा आपका जो आपका लिंकेज होता है इसमें, और डाइसैकेराइड यस PRS। लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज भी आपका मिक्सचर होगा, रिड्यूसिंग इन्वर्ट शुगर तो यहाँ पे आएगा नहीं, रिड्यूसिंग शुगर यस Q, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यस R, और डाइसैकेराइड यस। लैक्टोज में क्या होता है, ये होता है आपका एक डाइसैकेराइड, 2 यूनिट होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस सॉरी आपका 2 होता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, वहां पर था C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसैकेराइड का ही। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज आपका है इन्वर्ट शुगर ना, रिड्यूसिंग शुगर यस। और क्या रहेगा इसके लिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा नहीं, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है नहीं, तो खाली एक ही रहेगा बिट इसमें Q। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर दिया है अगेन कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैमोज, राइबोज। यहाँ पे है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ब्यूटा रोटेशन, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव विद एसिटिक एनहाइड्राइड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। आपको इसको मैच करना है। तो यहाँ पे भी हमको सेम कहानी, सेम अप्रोच अप्लाई करनी है। पहले हम मैच करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट यस। फिर क्या देगा इसका, ग्लूकोज का ब्यूटा रोटेशन शो करता है यस। फिर क्या होगा, ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल 5 OH होते हैं, तो ये देता है रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर यस, PQRS। फ्रक्टोज में क्या होता है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट यस। ऑल मोनोसैकेराइड के पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट और फेलिक्स टेस्ट। एक्चुअली होता क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज विल टॉटोमराइज, एक होता है ना एक रिएक्शन था लॉबरी डी ब्रूअन, इस आपने नाम और था अल्बर्टा वॉन एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि हमारा फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज चाहे मैनोज, तीनों कन्वर्ट होते हैं दूसरे में और मिक्सचर बनता है तीनों कंपाउंड का। उसके वजह से हमारा ये रिएक्शन देता है फ्रक्टोज, रिड्यूसिंग शुगर होता है फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज के पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ब्यूटा रोटेशन शो करेगा, जो भी ये टेस्ट देगा वो शो करेगा। फिर आपका आएगा यहाँ पर पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, यहाँ भी होता है, ग्लूकोज में 5 ग्रुप होते हैं। और फिर है ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, नहीं ये होता है टेस्ट ऑफ ओनली एल्डिहाइड। मैनोज में क्या आएगा, PQRS। मैनोज और ग्लूकोज का सेम टाइप का रिएक्शन आपको शो करेगा यहाँ पर। और डी में क्या रहेगा, राइबोज। राइबोज में 5 कार्बन एटम होते हैं, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट यस, ब्यूटा रोटेशन यस, रिड्यूसिंग शुगर शो करेगा। 4 OH ग्रुप है तो नहीं देगा, ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर यस, PQS आएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। यहाँ पे सुक्रोज, सेलुलोज, माल्टोज, स्टार्च दिया है, इनको मैच करना है कॉलम 2 में प्रॉपर्टीज से या नेचर ऑफ स्ट्रक्चर से। तो पहला है सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, इट हैव 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यस, P में A का P हुआ पहला। ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, सुक्रोज में एक होता है यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होता है कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, फ्रक्टोज का कार्बन 2 इन्वॉल्व होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का इन्वॉल्व होता है। अगला है 1/4 होगा नहीं, पॉलीसैकेराइड है नहीं, ये डाइसैकेराइड होता है, तो P and S।
सेलुलोज क्या है, सेलुलोज में तो 1,2 में होता है, सेलुलोज में होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, तो इसमें जो चेन चलता है उसमें 1,4 लिंकेज रहता है Q, पॉलीसैकेराइड होगा R, नो डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है, P नहीं होगा उसमें, इसमें होता है माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज Q, इट इज डाइसैकेराइड तो QS। स्टार्च क्या होता है 1,4 1,2 इसमें स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो माल्टोज टाइप में अरेंजमेंट होता है तो Q रहेगा इसके अंदर। पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, यस पॉलीसैकेराइड होगा R, नो डाइसैकेराइड। तो ये हमारा पहला सेट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मैचिंग द कॉलम टाइप क्वेश्चंस। चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ पर 3 और को मैं दे रहा हूँ मैचिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन को आप मैच करिए, आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सोल्यूशन मैच करिए, ठीक है। तो हम आते हैं इसका आंसर पर। आई होप अपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। लेट्स नाउ कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। पहला दिया है क्वेश्चन आपको मैच करना है प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, 1 रिंग 2 रिंग्स। आपका जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है यहाँ पे बेस यहाँ पे दिए हैं थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इनको मैच करना है। तो इसको कैसे करेंगे मैच, देखो प्यूरिन्स में क्या था, आई टोल्ड यू वन पॉइंट टू मेमोराइज दैट PUAG। एक सिंपल तरीका रट्टा मारने के लिए, PUAG क्या होता है, प्यूरिन्स में कौन से हमारे बेस है, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। तो यहाँ पर कौन से आएगा प्यूरिन्स के अंदर बेस, प्यूरिन्स में हमारा कौन सा बेस आएगा, एडेनिन S, ग्वानिन G, मतलब T आपका जाएगा। और एक तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें, प्यूरिन्स आपको बेस मैच करने में 2 ही ऑप्शंस इसमें, तो पिरिमिडिन आपके बचेगा बाकी तीनों P, Q, R। फिर आता है 1 रिंग, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग वाले कंपाउंड कौन से होंगे, PQR, और 2 रिंग्स वाले कंपाउंड है आपका ST। एडेनिन ग्वानिन में क्या होता है, प्यूरिन आपका बेस होता है, इसमें 2 रिंग होते हैं, तो प्यूरिन्स में आपका 2 रिंग है, और पिरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है, तो सिंगल रिंग में 3 बेस हैं, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया है डिसीजेस को मैच करना है विटामिन के डेफिशिएंसी से, डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन व्हिच वन। तो पहला दिया है बेरी, तो विटामिन बी होता है, बट कौन सा बी, B1 होता है, तो बेरी बिकॉज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी Q। एक होता है पेरिनिसिस एनीमिया, तो इसका आपका रीजन है विटामिन B12 P। रिकेट्स वीक होता है बोन्स इन चिल्ड्रन में, से बोन का होता है डिफॉर्मिटी, हड्डी टेढ़ी होती है पैरों की स्पेशली, तो वो होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। विटामिन D का होता है इसमें डेफिशिएंसी S, और इसका भी होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी से R। ये सब सिंगल मैच क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमन मेन या नीट के अंदर मिल सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 7 पे। यहाँ पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया, आपको मैच करना है किसमें कौन सा मैच करेगा। यहाँ पे मैंने आंसर कोड लिखा था, यहाँ पे आंसर कोड लिखता हूँ ABCD। वो A कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है इट इज नॉट ग्लिसरीडियाइड, यहाँ पे CH2OH नहीं है, खाली CH3 है। तो ये कंपाउंड क्या है, सिंपल आपका एक अल्डिहाइड है, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज नॉट अमीनो एसिड। हाँ CHO ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, यस A का R रहेगा। देखो ये आपका एक टेस्ट होता है निन हाइड्रेन टेस्ट, ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये कहाँ पे आता है टेस्ट, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड में टेस्ट कहाँ होता है, निन हाइड्रेन टेस्ट। ऑल प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड गिव निन हाइड्रेन टेस्ट। एक कंपाउंड होता है निन हाइड्रेन, उसके साथ ये रिएक्शन करता है। व्हाट इज निन हाइड्रेन, ये कंपाउंड होता है निन हाइड्रेन, इस टाइप का कंपाउंड। इसका जब रिएक्शन करते हैं प्रोटीन से या अमीनो एसिड, तो क्या बनता है, दे गिव वायलेट और ब्लू वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, तो वो होता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो निन हाइड्रेन टेस्ट किसका होता है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। वापस आते हैं स्ट्रक्चर पे, तो ये कंपाउंड क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है ना, ये है, तो ये एक ही होगा इसका आंसर R ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ये दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपका पहला है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो B का P रहेगा। इट इज नॉट अमीनो एसिड, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यस CHO ग्रुप है, तो ये टेस्ट देगा R। और फिर क्या है, निन हाइड्रेन टेस्ट तो देगा नहीं, प्रोटीन तो नहीं है। अगला एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है, इट इज ए अमीनो एसिड,
क्यू रहेगा इसका आंसर, पहला बिट। तो इट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, हाँ ये देगा निनहाइडेन टेस्ट, तो क्यू एस रहेगा। लास्ट एग्जांपल दिया स्ट्रक्चर ऑफ राइबोलोस, एक आपका कार्बोहाइड्रेट है तो इसका पी रहेगा। और क्या है, इट इज नॉट अमीनो एसिड, हाँ टेस्ट ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ऐसे कंपाउंड टोटलाइज होते हैं, ध्यान रखिए ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो इसका टॉलरेंस टेस्ट ये भी देगा पी आर। और निनहाइडेन टेस्ट तो देगा नहीं। तो ये हमारे क्वेश्चन वर्स 7 का मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से ही आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है आराम से एग्जाम के लिए। लेट अस टेक स्ट्रेट सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है। ऑब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। आप ये पांचों क्वेश्चन को नोट करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। आराम से क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट करिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक योर सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपका इनॉल दिया है, डाई इनॉल दिया है, इन डायोल बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ व्हिच कंपाउंड, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज, ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर आपने टिक किया है? ऑल ऑफ दिस, यस, वेरी गुड। देखिए आप जानते हैं डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज में क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन कार्बन नंबर 3, 4, 5। थर्ड पे OH लेफ्ट में है, बाकी हमारे दोनों OH होते हैं राइट साइड में। अगर हम ग्लूकोज को लेंगे स्टार्टिंग में और ओनली मैनोज को लेते हैं या ओनली फ्रक्टोज को लेते हैं स्टार्टिंग में, तो होता क्या है, इन डाइल्यूट बेसिक मीडियम दे इंटर कन्वर्ट फ्रॉम 1 to 2nd फॉर्म एंड in fact in mixture we have all 3 compounds at equilibrium। एक मिक्सचर बनता है, इसमें तीनों कंपाउंड होंगे इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वही बनता है इसमें। तो इसमें होता है, और होता किसके थ्रू है, इन डायोल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। ये हमारा कैसा है, इन डायोल इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस कन्वर्जन और इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड एज लॉबरी डी ब्रुअन वान एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट, या इसका एक नाम है और भी होता है, वर्ड है अल्बर्डा, लॉबरी डी ब्रुअन अल्बर्डा वान एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट, ALBERDA। तो अल्बर्डा है या बिना अल्बर्डा के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन हुआ नंबर 8। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन ग्लूकोपेरानोस एंड फ्रक्टोपेरानोस। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोपेरानोस में बनता है 6 मेंबर रिंग, जो कार्बन था हमारा CHO ग्रुप दैट आल्सो बिकम कायरल। तो ग्लूकोज में ऑलरेडी हमारे पास 4 थे एसिमेट्रिक कार्बन, एक कार्बन और बढ़ेगा इसमें एसिमेट्रिक और कायरल, तो कितना होंगे, 5 होंगे इसमें एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम्स। फ्रक्टोज में क्या बनता है, 5 मेंबर रिंग, इसमें जो OH ग्रुप है पोजीशन 5 पर और CO ग्रुप कीटोन होता है सेकंड पोजीशन पर, वो रिएक्शन करके बनाते हैं 2 टाइप के जो है एनोमरिक कंपाउंड, जिनको बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बट जो कार्बन नंबर 1 है वो रहता है अभी भी कार्बन 1 and 6 दोनों क्या रहते हैं, एक आयरन CH2OH, CH2OH, 1 भी CH2OH है, 6 भी CH2OH होता है, तो इसमें 4 हो जाएंगे एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम्स। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में ड्रॉ किया हुआ है, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो आप काउंट कर लेकर आराम से, इसमें होंगे आपके 5, इसमें आपको जाएंगे 4। तो व्हाट शुड बी आंसर देन, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ लिखा है एलानिन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन एज। देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ट्राई टू एग्जिस्ट इन ड्यूटराइन स्ट्रक्चर व्हिच हैव नो नेट चार्ज। मतलब क्या होता है, एक हमारा COOH ग्रुप है वो HN लॉस करता है और NH2HN लेता है और क्या बनता है NH3+। तो ड्यूटराइन स्ट्रक्चर क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, लाइसिन एक हमारा बेसिक अमीनो एसिड होता है, इज प्रेजेंट इन व्हिच फॉर्म एट pH 10.5। सॉल्यूशन का pH 10.5 मींस बेसिक मीडियम है। तो होता क्या है, बेसिक मीडियम में हमारा जो अमीनो एसिड होते हैं वो HN लॉस करते हैं और क्या कन्वर्ट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म कौन सा है इसमें, इसमें एक चार्ज आयनिक चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज नहीं होगा, यहाँ प्लस है नहीं हुआ, यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो गया नहीं होगा। ये एक है इकलौता स्ट्रक्चर डी
जिसमें नेट चार्ज -1 होता है। ध्यान रखिए, अगर हमारा एसिडिक मीडियम है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड के, उसमें जो CO नेगेटिव ग्रुप होता है वो H ले लेता है और क्या बनाता है, कैटायनिक स्ट्रक्चर्स। अगर मैंने बेसिक मीडियम तो वहां पर NH3 प्लस HN लॉस करते हैं और क्या बनाते हैं, नेट NH2 हो जाएगा इसमें, और वहां पर आएगा नेट चार्ज -1, तो वो बनाएगा हमारे अनायनिक फॉर्म। तो इन बेसिक मीडियम अनायनिक फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है ग्लूटामिक एसिड एग्जिस्ट इन पीएच दिया एसिडिक मीडियम मींस कैटायनिक फॉर्म, इसका आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, तो ये वो हमारे क्वेश्चन 12 तक। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 6 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए या सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपना सॉल्यूशन को चेक करेंगे। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, ये कंपाउंड टाइप दिया है, अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड का ही कोई पार्ट है, साथ में इसमें NH3 ग्रुप में 2, एक ग्रुप COOH है। क्वेश्चन पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन लेबल्ड XYZ, ये आपको क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन। तो क्या आंसर लिखा आपने, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से ग्रुप होंगे, आपके COOH वाले हाइड्रोजन्स। यहाँ पर क्या होता है, इनका पीके वैल्यू होता है अराउंड, देखो अमीन्स का पीके भी होता है अराउंड 4 to 5 रेंज, या हम बोलते हैं 5.6 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो पीके ए कितना आएगा, 9-10 के रेंज में आता है। पीके ए वैल्यू फॉर अमोनियम सॉल्ट्स कितना आता है, 9-10 रेंज, और यहाँ पर कितना होता है, पीके वैल्यू 4 to 5 के रेंज में होता है। तो लोअर पीके का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड होते हैं, एक सिंपल लॉजिक है। और यहाँ पर क्या होता है, NH3 प्लस का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट काम करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे इसमें X वाले, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा X इज मोस्ट एसिडिक नेचर। अब आपका रहेगा Y और Z दोनों NH3 ग्रुप हैं, बट Y इज मोर एसिडिक देन Z। इसका रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पर जो COOH ग्रुप है कुछ नेगेटिव आई शो करता है इस ग्रुप के लिए, ये भी शो करता है नेगेटिव आई COOH ग्रुप के लिए, तो म्यूचुअली क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ये एक दूसरे का। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ज्यादा हो जाएगा इस NH3 प्लस की वजह से, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट ग्रुप में आता है, और COOH की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है इस वाले हाइड्रोजन से। तो Z सबसे कम हुआ, Y मोर देन Z, और सबसे हाइयर होगा इसमें X। अगला क्वेश्चन दिया है, how many moles of HiO4 per iodic acid are required to break the given molecule। इसका रोल क्या होता है पर आयोडिक एसिड का, विस्नल डाइओल्स और डाइकीटोन्स और हाइड्रोक्सीकीटोन्स उनको ब्रेक करता है। यहाँ पर कहाँ पे एक ही ग्रुप दिया है, विस्नल डाइओल वाला ग्रुप, और यहाँ पे डाइओल नहीं है, ईथर बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, तो एक ही आपको रिक्वायर्ड होगा मॉलिक्यूल यहाँ पर HiO4 का इस रिएक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है 15, व्हाट द नेट चार्ज ऑन द गिवन अमीनो एसिड एट pH 14। pH 14 का मीनिंग क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में COOH ग्रुप से H+ आयन लॉस हो जाएंगे, यहाँ से भी लॉस होगा, यहाँ से भी लॉस होगा। यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी बेसिक ग्रुप है, ये तो कुछ करेगा नहीं, तो यहाँ पर एक आएगा माइनस चार्ज, एक यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज COOH ग्रुप में, तो बनेगा इसमें डाइकार्बोक्सिलेट, तो 2 आएगा इसमें -2 आपका विल बी द नेगेटिव चार्ज, द नेट चार्ज विल बी -2। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये मोर देन वन में क्वेश्चन दिया है। मोनोसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, यस, इसका डेफिनेशन होता है, एक पार्ट है डेफिनेशन का कार्बोहाइड्रेट का, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 और मोर एसिमेट्रिक कार्बन, और द कंपाउंड व्हिच गिव दिस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ए करेक्ट होगा, फ्रक्टोज डज नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट, नो, फ्रक्टोज गिव द फेलिंग्स टेस्ट। फ्रक्टोज में क्या होता है, टॉर्टोमराइज होते हैं पहले ग्लूकोज या मैनोज टाइप स्ट्रक्चर में, फिर ये टेस्ट देते हैं, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है डी, ये सब थ्योरी में बोला हुआ पॉइंट है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एपिमर्स, यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है 17, व्हिच शो म्यूटा रोटेशन। देखो जितना भी शुगर रिड्यूसिंग होते हैं सारे शो करते हैं फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज शो करेगा
फ्रक्टोज शो करेगा, लैक्टोज करता है, सुक्रोज नहीं करता है। डाइसैकेराइड में क्या होता है, अगर डाइसैकेराइड के अंदर किसी भी एक यूनिट के पास हेमी एसिटल OH ग्रुप फ्री होगा तो डाइसैकेराइड आपका टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, मतलब वो शुगर बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपका लैक्टोज देगा बट सुक्रोज नहीं देता है। अगला है द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए नैनोपेप्टाइड। इसका मीनिंग क्या होता है नैनोपेप्टाइड का, कि जब ये कंपाउंड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको देगा 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो 9 मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है, उसमें कितने होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कम होगा। इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स 8, क्योंकि तभी हमारे 8 होंगे CONH बॉन्ड। जब उनको ब्रेक करते रहेंगे तो हमारा बनता रहेगा फाइनली दे कैन प्रोड्यूस अल्फा अमीनो एसिड्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये हम चैप्टर खत्म करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन आपको लिखा है 19, 20, 21, 22। पहला क्वेश्चन 19 दिया है, फाइंड द एवरेज मोलर वेट ऑफ स्टार्च given that an aqua solution of 10 gram per liter of starch has osmotic pressure of 5 into 10 to power minus 3 atmosphere at 25 degrees Celsius. What is approximate number of glucose units in this sample of starch? एक क्वेश्चन 91, 20 दिया है, select correct statement। आपका 4 स्टेटमेंट दिया है, all amino acids are optically active। B दिया है all amino acids, AA for amino acids except glycine are optically active। all C दिया है all amino acids except glycine are optically active। D दिया है all amino acids except glutamic acid are optically active। अगला क्वेश्चन दिया है 21, the reason for double helical structure of DNA is existence of, ऑप्शन दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, वान डेर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। 22 दिया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोहेक्सोजेस दैट बिलोंग टू डी सीरीज आर। तो आपके 4 क्वेश्चन दिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद ट्राई करिए इसको, आप बैक करिए, पहले ये करेंगे फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब मेरा सीक्वेंस हो रहा है करने का, आपकी मर्जी है। पहले आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम 22। ठीक है, स्पेस खाली होने से ही वो क्वेश्चन करके देख पाएंगे हम लोग। चलिए आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, पहले देते हैं क्वेश्चन 22 पर। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोहेक्सोजेस दैट बिलोंग टू डी सीरीज। देखो यहाँ पर क्या होता है, इन एल्डोहेक्सोज क्या होता है, वी हैव 4 एसिमेट्रिक कार्बन, तो कितना आएगा 22 में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना आएगा 2 to power 4, 16 आएगा। 16 से 8 होगा डी सीरीज का और 8 आपका आ जाएगा एल सीरीज का। 8D का मीनिंग क्या होता है, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के पास हमारे OH ग्रुप राइट में है तो डी सीरीज, अगर OH लेफ्ट में है तो आपका हो जाएगा L सीरीज। तो हमारे 8 आएंगे यहाँ पर डी सीरीज का और 8 होगा L सीरीज का, तो इसका आंसर होगा 22 का। अब आते हैं 21 पर, द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज एग्जिस्टेंस ऑफ, इसका मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखें थे इसमें, याद होगा इसमें बेस था साइटोसिन और ग्वानिन, दे फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एक था एडेनिन एंड थायमिन, यहाँ बनते 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेस पेयर के बेसिस के बीच में, उसी वजह से हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। हर एक देखो ना, साइटोसिन ग्वानिन में होता है आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनिन थायमिन होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके वजह से आपका स्टेबिलिटी रहता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाता है डीएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन खत्म। अब आता है 20 पे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए हमारे जितने अल्फा अमीनो एसिड दिए हैं सब में केवल एक ही आपका अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, CH2 COOH और यहाँ पर है आपका NH2 ग्रुप। ये इकलौता अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, और सब में क्या होता है रिमेनिंग ऑल कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन ठीक होगा, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हुआ 20 का आंसर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में।
हमारा जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है उसको अप्लाई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना कैसे है, इस क्वेश्चन को पहले हम निकालते हैं। हमें निकालना है एवरेज मोलर वेट ऑफ स्टार्च फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पर लीटर। देखो हमारे पास क्या था फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, CRT। C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, RT। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, आपको यहाँ पर दिया है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मोल्स नहीं दिया है, आपको दिया वेट पर लीटर, तो हम निकाल पाएंगे वेट पर लीटर। वॉल्यूम, वेट बाय मोलर वेट इज मोल्स इनटू वॉल्यूम RT। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT। हम स्टार्च को अब जानते ही है कि किसको, इसके लिए हम I लेंगे, 1 तो फैक्टर वैल्यू 1 लेते हैं स्टार्च के लिए। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं मोलर मास का, M का कितना आएगा, M का वैल्यू WRT बाई पाई V। अब आपका W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम पर लीटर हो गया। तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लेंगे, R.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल कितना यहाँ पे है, टेम्परेचर केल्विन में आएगा 25 मींस 298 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर लेंगे एटमॉस्फेयर में 5 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम 1 लीटर है। यहाँ पर R का वैल्यू आप ले सकते हो 0.0821 को एस 1/12, आपको अगर अप्रोक्सीमेट निकालना होगा तो। अदरवाइज इसको हम सॉल्व करते तो M क्या है, स्टार्च का एवरेज मोलर मास आप निकाल पाएंगे। तो हम सॉल्विंग, आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ इसका आंसर है। मोलर मास के लिए ये हमारा मोलर मास आएगा इस केस में 48, आप कैलकुलेशन कर लीजिए 48931.5। ये हमारा आएगा इसका एवरेज मोलर मास स्टार्च के लिए। एक बार हमने निकाला मोलर मास एवरेज, फिर हम देखते हैं स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वी राइट फॉर्मूला C6H2O या H10O5N। तो कितना आएगा मोलर मास यहाँ पे स्टार्च का ले लेंगे, यहाँ पे कितना आपका कार्बन यहाँ पर है। वी डोंट टेक मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ 180, डोंट टेक मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बनता है तो क्या होता है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और फॉर्मूला क्या होता है C6H10O5। तो कितना आएगा मोलर वेट, इसको हम काउंट करते हैं, कितना है 6 कार्बन है, तो 6 मींस 12 into 6 प्लस 10 प्लस 16 into 5, ये आपका हो गया 80 प्लस 10 90 प्लस आपका हो जाएगा 72 162। तो यहाँ पर जो ये आएगा हमारा मोलर वेट स्टार्च के लिए, इनटू आप n कर देंगे और फिर इसको इक्वेट कर देंगे, तो 48931.5 इज इक्वल टू 160 into n। तो यहाँ पर n निकल जाएगा हमारे पास आंसर 48931.5 by 162। On solving this is coming approximately 302 units। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट का आंसर निकालना था। एक पार्ट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मोलर वेट, निकाल दिया हमने। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें कि मोलर मास लेंगे ग्लूकोज का 180, तो इसको करें डिवाइड 180 से, आंसर मैच नहीं कर पाएगा, उसमें ध्यान रखिए, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं इस तरह से है C6H10O5 का N होल N मींस पॉलीमर है स्टार्च ग्लूकोज का, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 19 वाला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ये हमारे अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं। नाउ बी हैप्पी, 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन ने कर दिया है एंजाइम के फंक्शंस के लिए। यहाँ पर कॉलम 1 है एंजाइम, और इस एंजाइम में कौन से हमारे रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, उसको मैच करना है। 3 में 24 दिया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेप्टाइड लिंकेज, CONH लिंकेज के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में कौन सा देना है। तो आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, देन बी कॉमन सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन बेस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करने से ही आपका बेटर होगा इस क्वेश्चन में। एंजाइम्स में देखिए कौन से कैटलाइज करेंगे। यूरिएज का नाम है, देखो हर एक में नाम होता है, नाम से आपको आइडिया मिल जाएगा। यूरिएज फॉर यूरिया, तो ए का क्यू रहेगा। फिर आपका इन्वर्टेज, ये आपका होता है इन्वर्ट शुगर बनाने में काम आता है सुक्रोज के लिए,
तो बी रहेगा इसका, सॉरी बी के लिए आपका जाएगा क्यू पी। फिर आपका माल्टेज फॉर माल्टोज, तो सी का आर रहेगा। अमाइलोज ये स्टार्च में काम आता है, स्टार्च के लिए है एस। पेप्सिन, ये सब आपकी मैचिंग दे दी आपको मैंने, इंफॉर्मेशन बेस है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार देख सकते हैं, सब मैचिंग में ही आपका आंसर आएगा। पेप्सिन आपका है प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स एंड देन टू फाइनली अल्फा अमीनो एसिड्स, पेप्सिन में काम होता है ये वाला। ई का आपका आंसर होगा टी। एफ का आंसर आपका जाएगा ट्रिप्सिन में काम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड टू अल्फा अमीनो एसिड्स, यू। यहाँ पे न्यूक्लियस, एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, ये ब्रेक करेगा न्यूक्लिक एसिड को, किसमें, डीएनए और आरएनए को ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, तो ये काम है न्यूक्लियस का, इसको ब्रेक। नॉर्मली क्या होता है, जो सफिक्स ए एस ई होता है ये शो करता है कि इस रिएक्शन में नॉर्मली ब्रेकअप होते हैं कंपाउंड के इस पर्पज के लिए, तो ये ब्रेकअप का ही काम करते हैं एंजाइम, कि हमारे जो सबस्ट्रेट होंगे उनको ब्रेक करते हैं बाय द लॉकेंट की, कॉमन इज टेकन लॉकेंट की हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग। न्यूक्लियस का मीनिंग डीएनए आरएनए मींस दे आर न्यूक्लिक एसिड्स, उसको ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। लैक्टेज का मतलब लैक्टोज को ब्रेक करेंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। और यहाँ पे है पॉलीमरेज, डीएनए यहाँ पे दो होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, उसका जब रिएक्शन करते हैं फॉस्फेट का रिएक्शन करते हैं तो हमारा ये बनेगा। अगर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज तो होगा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट काम करते हैं तो आपको बनेगा आरएनए। तो पॉलीमरेज मींस फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, डीएनए और आरएनए। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दिया है सिंपल आपका, देखो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है इसके अंदर, बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकम प्लेनर, और यहाँ पे ग्रुप होते हैं दे आर इन ट्रांस अरेंजमेंट। ये आपका बॉन्ड है, ये चार्ज आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा एन के पास। तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर प्लेनर रहता है। अगला है CN बॉन्ड लेंथ, क्या होगा, रेजोनेंस से कम हो जाएगा, इसमें बिकम शॉर्टर। देन द CH3NH2 यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, CN बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उससे जो हमारा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाता है, लॉन्गर तो नहीं हो सकता है। फिर अगला दिया नो फ्री रोटेशन, इस वजह से क्या होता है, रोटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है अराउंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, फ्री रोटेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है इन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है बायोमॉलिक्यूल्स। एडवांस का थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम ले लेंगे सेपरेट।